नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी आरआरबी ग्रुप डी 2024 की जो भर्ती है उसके लिए अगर आपको उसमें सिलेक्शन लेना है तो उसका सिलेबस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट है, कितने नंबर का आता है और उसमें कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है। यानी कि हम टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में भी यहां पर बात करने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस और कहां से कम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। तो पूरे सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आपकी रेलवे ग्रुप डी में सैलरी आपको कितनी मिलती है उसके बारे में बात करेंगे और आपके रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ है वो कितनी जाती है, ताकि आप पूरी तरीके से तैयार हो जाओ रेलवे ग्रुप डी 2024 की तैयारी करने के लिए। देखिए, आपको कहीं पर जाना है, अगर आपको दिल्ली से पटना जाना है या पटना से दिल्ली जाना है या दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपके पास एक रोड मैप होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे जाना है, रास्ता कौन सा है, वरना फिर कभी आप नहीं पहुंच पाओगे। वैसे ही अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको सिलेबस के बारे में सही ढंग से नहीं पता होगा तो आप कभी भी रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। मैं जानता हूं कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे होंगे कि सर जी, अगर हमारे पास दिल्ली का रोड मैप नहीं है ना तो हम चलते हुए जाएंगे, पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पहुंच जाओगे, सही बात है, लेकिन वहां पहुंचने में कितने साल लगेंगे ये आपको नहीं पता। क्योंकि रास्ता सीधा पता होगा ना तो 2, 4, 5, 6 घंटे में पहुंच जाओगे, मैक्सिमम 1 दिन का समय लगेगा आपको। और अगर रास्ता नहीं पता तो चलते जाना, 40 साल के होने के बाद फिर सरकारी नौकरी ले लेना, फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, फिर कोई शादी भी नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो आपको अभी तैयारी करके अभी सिलेक्शन लेना है तो सिलेबस को बहुत अच्छे से जानते हैं, कट ऑफ कितनी जाती है, सारी चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर होने वाला है उसका पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम का आपका पैटर्न क्या होने वाला है। तो इसमें देखिए आपके 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं। एक होने वाला है आपका जनरल साइंस जिसके 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं 25 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चंस आपका 1 नंबर का आएगा। तो साइंस से देखो, बाकी एग्जाम्स में साइंस नहीं होती, लेकिन रेलवे ग्रुप डी में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहां से 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, यानी कि गणित आपका, यहां से भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 25 नंबर के। उसके बाद तीसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करें, वो है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग का। यहां से आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 नंबर के। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके रीजनिंग से आने वाले हैं और जिनकी संख्या कितनी होने वाली है, 30 होने वाली। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो, डेली आधा घंटा आप रीजनिंग को दे देते हो तो 30 में से 30 स्कोर आप कर सकते हो। बहुत आसान आती है, बहुत ज्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं आती, इजी टू मॉडरेट लेवल की ये आपकी आ रही होती। उसके बाद चौथा सब्जेक्ट है आपका जर्नल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, यहां से 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं 20 नंबर के। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 100 नंबर का होने वाला है। इनको सोल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और साथ में 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, वो आपकी होने वाली है नेगेटिव मार्किंग। इतनी बात आप समझ गए होंगे और इतनी चीजें बहुत सारे स्टूडेंट को पहले से पता भी होगा कि 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, सभी के बारे में आपको पता होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है मैथ। क्योंकि देखिए रेलवे ग्रुप डी में जो स्टूडेंट मैथ में जितना ज्यादा स्कोर करेगा
वो सिलेक्शन के नजदीक उतना ही जाएगा, क्योंकि रीजनिंग सभी पढ़ेंगे, जीके सभी पढ़ेंगे, साइंस सभी पढ़ेंगे। मैथ है अच्छे लेवल का आता है, जो स्टूडेंट मैथ में ज्यादा स्कोर करेगा वही सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेगा और बाकी स्टूडेंट से आगे निकलेगा। तो हम सबसे पहले मैथ के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी में मैथ्स का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, कौन से टॉपिक कितने नंबर के आते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए कौन सा रहने वाला है। देखो, अगर पहले टॉपिक की बात करें CISI यानी कि आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम यहां पर बात करें तो यहां से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस ही यहां से आते हैं। उसके बाद पाइप और टंकी एंड टाइम एंड वर्क की अगर हम यहां पर बात करें, क्योंकि दोनों है एक ही पैटर्न के हैं, तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन रहे होते हैं, पाइप एंड टंकी से लेकर और टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और देखो, टाइम एंड वर्क है मैं पढ़ा चुका हूं, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा पढ़ लेना, बहुत बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया है, क्योंकि आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। देखो, एनटीपीसी में सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और अगर हम रेलवे ग्रुप डी में बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है जी, दोनों में डिफरेंस क्या आपको पता चल गया? तो इसका मतलब रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हो तो ये दोनों चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर लगभग कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखो, ये आंकड़ा बदल सकता है, यहां से 2 से 3 हो जाएं, यहां से 4 से 5 हो जाएं, लेकिन एवरेज में आपको बताऊं तो 5 से 7 क्वेश्चंस आपके सिंप्लीफिकेशन से और नंबर सिस्टम से आने वाले हैं, ग्रुप डी में भी और एनटीपीसी में भी। तो आपको इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बात करें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। एनटीपीसी में यहां से कम क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और ग्रुप डी की बात करूं तो यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, ये पहले टाइप हो गया था, अभी का मैं आपको बता रहा हूं, सब कुछ एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपके सामने आया हूं। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, उसमें मैं जो ऐड कर रहा हूं ना, उस पर आपको ध्यान देना है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आ रहे होते हैं। एवरेज की बात करें तो एवरेज से आपका 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो यहां से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फिक्स है कि 2 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये फिक्स है। प्रतिशत से देखो, आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये प्रतिशत है ना, अर्थमेटिक के सभी चैप्टर की जान है। इसका मतलब है कि आपको प्रतिशत बहुत अच्छे से पढ़ना है। 1 से 2 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट प्रतिशत से आएंगे, बाकी बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रतिशत से ही आप सोल्व कर पाओगे। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको प्रतिशत का चैप्टर ही पढ़ाया था। तो जिसने अभी प्रतिशत का और टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर नहीं देखा है उसको पढ़ लो, बहुत जल्दी आपका तीसरा चैप्टर भी हम करवाने वाले हैं। उसके बाद मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन से भी आपके 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं, और रेशियो और साथ में आपका इसका है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये वाला चैप्टर है, लाभ और हानि। इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। तो बात समझ में आ गई, बहुत ज्यादा टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने, यही टॉपिक्स हैं जहां से आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस। लेकिन कभी कभी देखिए, एक आधा क्वेश्चंस आपको ज्योमेट्री से भी देखने के लिए मिलेगा, एक आधा क्वेश्चंस आपको अलजेब्रा से भी देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा चेंज है, वो हर बार होता रहता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां पर जितने टॉपिक्स आपके लिए लिखे हैं वो ही है। वरना तो क्वेश्चंस भाई कभी कभी मिक्सचर से भी आता है, ठीक है, तो हम मिक्सचर भी पढ़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस पार्टनरशिप से भी आता है, तो हम पार्टनरशिप भी पढ़ने वाले हैं। एज से भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो एज भी पढ़ेंगे। पढ़ना हमें सब कुछ है,
लेकिन जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो टॉपिक्स सारे मैंने आपको यहां पर दिखा दिए हैं। इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। बात समझ में आ गई? ये सारे जो टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उस नंबर्स पे मत जाओ आप। ये आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, मैथ की अगर हम बात करें तो। ठीक है जी, चलो अब मैथ के बारे में जान लिया। अब चलते हैं हम हमारे रीजनिंग के सिलेबस के बारे में जानते हैं कि आपका रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है। देखो सभी से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो इसको नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी का सेम है। ठीक है, 2-2 क्वेश्चंस कभी कम आ जाएगा, कभी ज्यादा आ जाएगा। मेन है आपके टॉपिक्स की आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। कुछ टॉपिक्स इसमें और ऐड मैं करूंगा जो यहां पर नहीं लिखे हुए। देखो सबसे पहले है आपका सिलोगिज्म जो आपको पढ़ना है। वेन डायग्राम है, यहां से क्वेश्चन फिक्स है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा। ओड वन आउट का कि इनमें से विषम कौन सा है वो अपने को बताना होता है, वहां से क्वेश्चंस आपका आ रहा होता है। एनालॉजी है जो हमने कल ही पढ़ना शुरू किया था। एनालॉजी हमने जो अभी पढ़ना शुरू किया ना रीजनिंग में चैप्टर, वो क्वेश्चंस यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सीरीज श्रृंखला है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आपके सीरीज से आ रहे होते हैं। डायरेक्शन वाला चैप्टर हमें पढ़ना है, दिशा वाला, दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर हमें पढ़ना है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला, कथन निष्कर्ष वाला चैप्टर हमें पढ़ना है। फिगर काउंटिंग यानी आकृति गिनना, किसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं, इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने रेक्टेंगल हैं आयत वाले, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। यहां से 2 आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। पजल वाले क्वेश्चंस की बात करें तो यहां से भी 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। फिगर को कंप्लीट करना यानी जो आकृति दी हुई होती है, इनमें से 3 हिस्से दिए हुए होते हैं और एक हिस्से को हमें बनाना होता है, तो यहां से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहा होता है। उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन हो गया, रक्त संबंध हो गया। ये वो हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है, मैंने पहले बोला था इन पे आपको फोकस नहीं करना है, ये चेंज होता रहता है हर बार। ठीक है, और जो चैप्टर मैंने यहां पर अभी नहीं लिखे हुए वो भी मैं आपके लिए इंक्लूड यहां पर कर देता हूं। सबसे पहला जो है वो है आपका क्लॉक, आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको डाइस भी पढ़ना है। उसके बाद आपको कैलेंडर वाला चैप्टर भी है, वो भी पढ़ना है आपको। ये 3 चैप्टर हैं जो आपके रेलवे के एग्जाम्स में आते हैं, बाकी एग्जाम्स में नहीं आते। ये वो है जो हर एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एक तैयारी में आपकी पूरी तैयारी हो जाती है, ये वो चैप्टर है। लेकिन अगर आपको रेलवे ग्रुप डी की हम यहां पर स्पेशल बात कर रहे हैं, तो रेलवे ग्रुप डी के 30 क्वेश्चंस को करने के लिए हमें इन चैप्टर को भी पढ़ना पड़ेगा। यहां से भी अपने क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और सारे के सारे टॉपिक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आराम से पढ़ाने वाला हूं। अभी हम एनालॉजी पढ़ रहे हैं। जिसने अभी तक क्लास हमारी नहीं देखी है एनालॉजी वाली, तो क्लास आपको जरूर देखने, ठीक है, जरूर देख लेना, समझ में आएगा। 100% आपको समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे, 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद तीसरा है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका साइंस, क्योंकि इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और बाकी एग्जाम्स में इसको आप बहुत कम पढ़ते हो। रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली साइंस आपको पढ़नी होगी। साइंस के क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करने होंगे, न्यूमेरिकल जो बोला जाता है उनको भी आपको यहां पर सोल्व करना होगा। यहां से फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, सभी से एवरेज क्वेश्चंस आते हैं। कभी 7 से 8 इसमें आ जाते हैं, कभी 8 से 10 इससे आ जाते हैं, कभी 8 से 10 इसमें आ रहे होते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स भी है, फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल भी करने होंगे। केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके और बायोलॉजी से भी आते हैं। अभी वर्तमान में मैं बात करूं जो एक्सपेक्टेड लग रहा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आएंगे, तो फिजिक्स और बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इसका जो एक चैप्टर है वो सबसे ज्यादा आता है भाई, आवर्त सारणी वाला।
ठीक है, तो ये है। अब देखो सभी है, एवरेज है, मतलब आप इक्वल ही मान के चलो। कभी किसी से ज्यादा जाएंगे, कभी बायोलॉजी से ज्यादा आएंगे, कभी केमिस्ट्री से ज्यादा आएंगे, कभी फिजिक्स से ज्यादा आएंगे, लेकिन तीनों आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, क्योंकि यहां से 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये 25 नंबर के आपके रहने वाले हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी। अब साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, अगर मैं वो इसी वीडियो में बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मैं साइंस का एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। मैं सारे टॉपिक्स कलेक्ट कर रहा हूं अभी कि कौन कौन से टॉपिक्स से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। जब वो मेरे पास डाटा तैयार हो जाएगा 2-4 दिन के अंदर अंदर, फिर मैं आपको साइंस के सारे टॉपिक बता दूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। उससे आपका एनटीपीसी का भी और आपका ग्रुप डी का भी तैयार हो जाएगा। इस बात को समझो कि अगर आपने रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस पढ़ ली, फिर किसी और के लिए साइंस पढ़ने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली है। ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं अपना जीके जीएस के सिलेबस के बारे में। जीके जीएस एंड करंट अफेयर, कहां से कितने क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। इतिहास अपने को पढ़ना है और यहां से लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। पॉलिटी हमें पढ़ना है, यहां से लगभग 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो भी 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं। फिर देखो यहां पर लगभग क्या हो गया, 7 से 8 क्वेश्चंस इन सभी से आ रहे होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से। बाकी जो आपके बच गए, यानी कि कितना बच गया आपका, लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस हैं, वो आपके करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से आ रहे होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 20 ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जीके और करंट अफेयर से। तो जीके जीएस से, तो इसमें आपका जो सबसे ज्यादा रोल रहने वाला है वो रेलवे में करंट अफेयर का। करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ईयरली के पूरे 1 साल के करंट अफेयर आपको पढ़नी है और स्टैटिक जीके आपको पढ़नी है। यहां से लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस आपके आ रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये रहने वाला है आपका जीके का सिलेबस। अगर आप बोलोगे कि सर जी बता दीजिए कि करंट अफेयर में कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, स्टैटिक जीके में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो मैं कमेंट कर दोगे आप सभी, तो मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बना दूंगा, आपको बता दूंगा कि करंट अफेयर के हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, जहां से आपके रेलवे के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है जी। चलो अब देखो सिलेबस के बारे में हमने बात कर ली, सिलेबस को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, फिर हमारी जॉब लग जाएगी। तो जॉब लगने के बाद सैलरी कितनी मिलने वाली है वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप टोटल मिलाकर लगभग जो स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिलने वाली है वो 28,000 प्लस आपकी सैलरी होने वाली है। यह आपकी सैलरी है ना, वो 30,000 के आसपास चली जाएगी। और हर 6 मंथ में, मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया भी था कि हर 6 महीने के बाद आपकी सैलरी है वो इंक्रीमेंट होती है, 6 महीने के बाद, जिसमें 3% आपकी सैलरी बढ़ती है। यानी कि साल में 2 बार आपकी सैलरी बढ़ती है। तो अगर आप 4 से 5 साल अगर आप जॉब कर लोगे ना, तो फिर आपकी सैलरी है वो अच्छी खासी हो जाती है। ठीक है जी, फिर अच्छी हो जाती है। हाँ, शुरुआत के 2-3 साल आपको कम ही रुपए मिलते हैं। और भाई एक गरीब फैमिली के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, पहले तो सरकारी नौकरी होना जिससे आपकी शादी हो जाएगी। दूसरा 30,000 रुपए घर में आ रहे होते हैं, जिससे घर परिवार अच्छे से चल रहा होता है, ना कोई टेंशन होती है। फिर आप किसी एग्जाम दूसरे की तैयारी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और साथ में क्या है कि सैलरी भी आपकी बढ़ती रहती है। ठीक है जी। और इसके अलावा भी मैंने आपको कुछ बताया था, वो वाला वीडियो देख लेना, सब कुछ कि सैलरी भी बढ़ती है और हर साल इंक्रीमेंट होता है, वो आपका अलग से होता है। दिवाली का बोनस है वो आपको अलग से मिलता है। ठीक है जी, तो ये है। चलो अब बात करते हैं आपकी रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ के बारे में। यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, कट ऑफ, कि आपकी कट ऑफ कितनी जाती है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कितने नंबर की आपको यहां पर तैयारी करनी होगी। मैंने यहां पर 2018-19 का यहां पर लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। यह आपका जर्नल का दिया हुआ है यहां पर सभी का, जो शुरुआत में दिया गया है ना, ये जर्नल कैटेगरी के बारे में दिया गया है। बाकी का आप देख सकते हो
कितना डिफरेंस नहीं होता है, तो आपको अपना जनरल वाला ही टारगेट लेके चलना है। और यहां पर अलग अलग जोन का दिया गया है कि अजमेर का कितना गया, इलाहाबाद का कितना था, अहमदाबाद का कितना था, बेंगलुरु भोपाल हो गया, ठीक है, बिलासपुर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखो ये दिया गया है जनरल कैटेगरी का कि कितनी कट ऑफ गई है आपकी, यहां पर देख सकते हो। तो यहां पर हम कट ऑफ देख रहे हैं, अगर एक आधे को हमने छोड़ दे तो सभी में आपको 70 प्लस दिख रही होगी कि 70 प्लस कट ऑफ है। और कुछ तो आपको यहां पर ऐसे भी दिखे होंगे, जैसे देखो ये 75 के आसपास हो गया, ये 75 प्लस हो गया। इसका मतलब है कि भाई 75 प्लस भी कट ऑफ आपकी जाती है। इस चीज को समझो, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, टेंशन मत लो, कट ऑफ टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा कि कितनी आपको तैयारी करनी है। अभी हमने देखा कि 70 पर भी सिलेक्शन हुआ है और 75 पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो जिन यहां पर जोन की बात करें 75 गई है, वहां पर 70 वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। जहां पर 70 गई है तो वहां पर 75 वालों का सिलेक्शन हो गया है। आगे और जोन की हम यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर देखो आपको स्वतंत्र भी आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, जो गुवाहाटी जोन की थी। इसके अलावा यहां पर आपको 76 भी दिखाई दे रही है, जो रांची जोन की थी, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम और बात करें तो आपको यहां पर 75 भी दिखाई दे रही है, जो चंडीगढ़ की थी। तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट अगर आपको यहां पर दिखाई दे रही है, स्वतंत्र आपको यह दिखी है कि स्वतंत्र जिसके नंबर थे उसका सिलेक्शन हुआ है रेलवे ग्रुप डी में, चाहे वो किसी भी जोन से उसने पेपर दिया हो, ठीक है। अब बात समझो, ये स्वतंत्र नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या स्वतंत्र उसके नंबर आए थे? नहीं, ये जो नंबर है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद है। इसका मतलब अगर स्टूडेंट के 70, 72, 75 नंबर भी थे तो उसके बढ़कर नॉर्मलाइजेशन के बाद स्वतंत्र हो गए थे और उसका सिलेक्शन हो गया था। और रेलवे में सभी को क्या है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिले थे, ठीक है। तो इसलिए इतने नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया था। लेकिन फिर भी एक बात मान के चलो कि 77 कट ऑफ गई है, तो हमें अपना टारगेट बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि इस बार जो इसमें जो आप कट ऑफ देख रहे हो ना, उस समय वैकेंसी है वो बहुत ज्यादा थी। इस बार इतनी वैकेंसी आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगी। तो हमें अपना टारगेट है वो बड़ा रखना होगा। अब कितना बड़ा रखे, क्या 100 में से 100 रख ले? नहीं, आपको जो अपना टारगेट रखना है ना, वो रखना है कि मुझे 80 प्लस स्कोर करना है। क्या करना है? 80 प्लस स्कोर करना है, और वो टारगेट लेके चलना है। जिस दिन आप अपने प्रैक्टिस सेट में, मॉक टेस्ट में 80 प्लस स्कोर करने लग जाओ या 80 के आसपास स्कोर करने लग जाओ, तब समझ लेना आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो चुकी है। और मैं आपको बता रहा हूं, रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस है ना, बाकी एग्जाम से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें आपको 3 साइंस भी पढ़नी होती हैं, तो सिलेबस अपने आप ही बड़ा हो जाता है। कम से कम 6 से 8 महीने का समय लगता है अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हो इस सिलेबस को कवर करने के लिए। तो 6 से 8 महीने का समय है वो आपको देना ही होगा तैयारी करने के लिए। और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप रेलवे ग्रुप डी में 80 प्लस स्कोर के कैसे कर सकते हो, आपके लिए मैं एक बेस्ट स्टडी प्लान बना दूं, तो वो आप कमेंट करके बता देना। मैं 1 तारीख के बाद है, कभी भी आपके लिए ये अवेलेबल करवा दूंगा, जब भी आप डिमांड करेंगे, अगर आपकी डिमांड होगी तो। वरना आप बोलोगे सर जी हम खुद अपनी स्ट्रेटजी बना लेंगे, खुद अपना स्टडी प्लान बना लेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से बनाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मेन मकसद क्या है, आपको पढ़ना ही होगा, आपको सिलेक्शन लेना है। तो टारगेट थोड़ा बड़ा रखना होगा, 80 प्लस स्कोर करने का ये आपको टारगेट रखना होगा, ठीक है जी। तो मैं आपके लिए देखो क्लासेस है वो करवा रहा हूं, अभी हमारी थोड़ी क्लासेस शुरू हुई है, बाकी 1 और 2 तारीख से है, 2 तारीख से 2 अक्टूबर से अपनी क्लासेज हैं और ज्यादा शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो जिसने अभी तक मैथ में प्रतिशत और टाइम एंड वर्क की क्लास नहीं देखी, दोनों क्लासेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन दोनों क्लासेज को देख लो, फिर आपका कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ में, क्योंकि बाकी हम और चैप्टर भी फिर पढ़ना शुरू करेंगे। और रीजनिंग की जो एनालॉजी की क्लास आई है, जिसने अभी तक वो नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी जरूर देख लेना, ठीक है जी।
उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा और जिसने यहां तक वीडियो देखा है उसका तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर तैयारी करो, ग्रुप स्टडी करना शुरू करो। जब 2 4 5 7 दोस्त मिलकर बैठोगे ना, तैयारी करना शुरू करोगे, एक साथ फॉर्म भरोगे तो पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है, ध्यान भी नहीं भटकेगा, क्योंकि जो दोस्त आपका ध्यान भटकाते हैं वो आपके साथ मिलकर तैयारी कर रहे होते हैं, फिर साथ सिलेक्शन, साथ जॉब, सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और तैयारी में लग जाओ, ठीक है। और क्लासेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सुबह कल आपको फिर क्लास दोबारा मिलेंगे 8 बजे सुबह, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।